प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इत्यादि के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के एग्जाम पॉइंट लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। इस चैप्टर में आज हम लोग एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आज आपका जो नंबर है एग्जाम पॉइंट का 14 नंबर का वीडियो है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में आपके 26 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं। हिंदी मीडियम आपके 14 नंबर का है। कंटिन्यू सीरीज आगे की दिशा में बढ़ रही है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें एग्जाम पॉइंट सिर्फ 99 रुपीज में, इसके साथ जो आपके नोट्स कुछ प्रिपेयर हैं वह नोट्स और साथ में बूस्टर डोज आपको दिया जा रहा है। यह सभी आपको सिर्फ 99 रुपीज में दिया जा रहा है। साथ में आपको क्लासेस भी दी जा रही हैं जो कि फ्री है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहां पे आप व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एग्जाम पॉइंट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एग्जाम पॉइंट को। अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग हम लोग एक एग्जाम पॉइंट में आपके 15 क्वेश्चन है, ठीक है, मिनिमम। तो 15 क्वेश्चन है, किसी में 58 है, किसी में 54 है, किसी में 56 है। तो 15 है तो 50 को अगर हम देख लें तो 700 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। और आपको बता दें टोटल एग्जाम पॉइंट करने के बाद, जैसे इसमें टोटल एग्जाम पॉइंट आपकी 18 हुई है, किसमें, आपके बॉटनी में, और लगभग आपके 25 होंगी जूलॉजी में, ठीक। और इसके बाद इतने के बाद जो आपका आएगा आगे, तो आगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट आएंगे उसमें आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम पॉइंट आ जाएंगे। तो नियर अबाउट मान चलिए 25 एग्जाम पॉइंट वहां से आ जाएंगी। और इस तरह से टोटल एग्जाम पॉइंट की अगर हम बात कर लें 25 11th से और 25 आपकी 12th से, यानी 100 एग्जाम पॉइंट यहाँ से, टोटल 500 क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हमें भरोसा है कि आप इतने में से आपके एग्जाम में लगभग 80 से 85% क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला को। सबसे पहले तो पहला प्रश्न अभी आपको व्हाट्सअप करना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से कह रहा है, एम्ब्रियोलॉजी से प्रश्न है, पराग कणों में एक विशेष प्रकार का रसायन स्पोरोपॉलिनिन होता है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो सेकंड चैप्टर में दिया गया कि स्पोरोपॉलिनिन ऐसा पदार्थ है जिसे ताप दाब से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ है और ये परागकण को सुरक्षित रखता है। इनकी कोशिका भित्ति के ऊपर इसकी परत पाई जाती है। जो परागकण होते हैं इसकी कोशिका भित्ति के ऊपर इसकी परत पाई जाती है। यह रसायन अत्यंत प्रतिरोधक होता है तथा इसमें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण परागकण को जीवाश्म यानी फॉसिल्स के रूप में भी परिरक्षित किया जा सकता है, यानी संग्रहित किया जा सकता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि परागकण को किसके साथ, किस गैस में संरक्षित किया जाता है और तापमान कितना होना चाहिए, ये भी आपको बताना है। मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी लोगों को यह प्रश्न आता होगा कि परागकण को यानी पराग बैंक में परागकण को किस गैस में रखा जाता है और उसका तापमान कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, प्लस में होता है, माइनस में होता है, कितना होता है। तो आप जरूर कमेंट करिएगा। मुझे पूरा भरोसा कि आपको पता है। यदि नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, आवृत बीजी में परागकोश का विकास, ठीक है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। कैसा होता है? यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है, याद रखिएगा, जिसमें परागकोश का विकास प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह में विभाजन के फलस्वरूप होता है। आवृतबीजी पौधों के अतिरिक्त अन्य पादपों, जिसमें, अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए, आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों के अतिरिक्त अन्य पादपों जिसमें इस प्रकार का स्पोरेंजिया का विकास होता है, उसका उदाहरण है लाइकोपोडियम, ठीक है, सिलेजिनेला, जिम्नोस्पर्म आदि। लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का स्पोरेंजिया का विकास केवल एक प्रारंभिक कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार के स्पोरेंजिया वाले पादप हैं जैसे कि साल्वेनिया, ठीक है, और एजोला। याद रखिएगा, ये आपसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न की श्रेणी में है, जिसका नाम क्या है? लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का आपका स्पोरेंजिया किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरेंजिया पाया जाता है आपका किसमें पाया जाएगा? तो आप कहेंगे ये पाया जाता है साल्वेनिया में और किसमें? एजोला में, ठीक है। आवृत बीजियों में एक प्रारूपिक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती। कितने?
कितनी लघु बीजाणु ध्वनि होती है? 4 लघु बीजाणु ध्वनि पाई जाती है। परागकोश के एक 4 दिशी संरचना होती है, जिसमें आपने देखा होगा किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, ऐसी इसकी संरचना होती ना, तो ऐसे 4 पराग ध्वनि पाई जाती हैं। कह रहा है कि इसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणु ध्वनि समाहित होती हैं। परागकोश द्विपालित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विपालित होते हैं, तथा प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक भी होते हैं। परागकोश कैसा होता है? द्विपालित होता है। देखे होंगे परागकोश कैसे होता है, ये ऐसे बनता है और एक में 2 पाली होती है, ठीक है। तो परागकोश कैसे होते हैं? 2 कोष्ठकी होते हैं और प्रत्येक में 2 पाली होती है। इसे लघु बीजाणु ध्वनि कहते हैं। लघु बीजाणु ध्वनि आगे विकसित होकर के परागपुटी बन जाती है और इसी में परागकण पाए जाते हैं। प्रायः बीजी पादपों यथा जो बीज देने वाले पौधे हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है, जिसमें बीज बनता है। जिम्नोस्पर्म में नेकेड बीज बनता है यानी नग्न बीज बनता है, जबकि एंजियोस्पर्म में बीज का निर्माण होता है। युग्मक अचल प्रकार के होते हैं, जबकि निम्न वर्गीय पादपों जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में सामान्यतः चल प्रकार के नर युग्मक होते हैं। किस प्रकार के? चल प्रकार के नर युग्मक पाए जाते हैं। आवृत बीजियों में युग्मक समसूत्री विभाजन होकर के भ्रूण बनाता। आवृत बीजियों में युग्मक समसूत्री विभाजन करके भ्रूण बनाता है, ठीक। आर्थ्रोट्रोपस, कौन? आर्थ्रोट्रोपस प्रकार का, एक ट्रोपस में ट्राई ऐसे होगा। आर्थ्रोट्रोपस प्रकार के बीजांड में माइक्रोपाइल, निभाग तथा नाभिका तीनों एक सीध में स्थित होते हैं। याद रखिएगा, माइक्रोपाइल, निभाग और नाभिका तीनों एक सीध में स्थित होते हैं, जिसमें माइक्रोपाइल ऊपर एक सिरे पर तथा निभाग व नाभिका विपरीत सिरे पर स्थित होते हैं, ठीक। असंग जनन या एपोमिक्सिस, असंग जनन या इसी को क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस एक प्रक्रिया है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही, याद रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही बीज का निर्माण होता है। यानी बीज बनता है लेकिन निषेचन नहीं होता। यह एक अलैंगिक प्रक्रिया, परंतु बीज निर्माण के कारण यह लैंगिक जनन के समान प्रतीत होता है। गेहूं के 200 दानों के निर्माण के लिए, गेहूं के 200 दानों के निर्माण के लिए 200 पुमड़ तथा 200 अंड कोशिकाएं चाहिए। एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 4 मेगा स्पोर बनते हैं। एक गुरु बीजाणु कोशिकाओं में कितने? 4 मेगा स्पोर बनते हैं तथा इसमें केवल एक कार्यात्मक होता है। इस प्रकार अंड कोशिका बनाता है, अर्थात 200 अंड कोशिका के निर्माण के लिए 200 अर्धसूत्री विभाजन होना आवश्यक है। एक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से 4 सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं तथा प्रत्येक से एक नर युग्मक बनता है। अतः 200 नर युग्मकों के लिए 50 अर्धसूत्री विभाजन चाहिए। इसीलिए गेहूं के 200 दानों का निर्माण के लिए 200 + 250 यानी 250 अर्धसूत्री विभाजन होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दें कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए लगातार हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। कुछ व्यस्तता की वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो रही, लेकिन हमारा मानना यह है कि हम तेजी के साथ आपके सभी कोर्स को कंप्लीट करवाने में लगे हैं। हमारे नियम के हिसाब से टीएसटी पीएचडी हमने तब भी आपसे कहा था कि फरवरी मार्च तक होगा, हालांकि अब उसमें भी डेट एक्सपेंड होने वाली है। चूंकि अक्टूबर में पहले जब डेट आयोग ने दिया था तो हमने आपको आयोग के नियम के हिसाब से बता दिया था कि अक्टूबर में आपका पेपर होगा। जब आयोग ने कहा था कि हम अक्टूबर तक पेपर कराएंगे, जनवरी फरवरी में नई वैकेंसी देंगे, तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि आपका अक्टूबर तक पेपर होगा, और उस समय मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर हुआ क्या कि पेपर टल गया, तो उस समय टेट वगैरह आ गया और भी बहुत सारी वैकेंसियों की वजह से व्यस्तता हो गई, आपकी क्लास लगभग बाधित सी हो गई थी। फिर आपकी क्लास रेगुलर हो गई, चूंकि आगे आने वाले समय में लगभग 90 दिन के अंतर के बाद लगभग उम्मीद की जा रही है कि आपका पेपर हो जाएगा। तो इसलिए अब कंटिन्यूटी के साथ आप जुड़िए और तेजी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने शुरू किया था वह संकल्प हमारा पूरा हो। कई जगह से भर्तियां हैं तो उस भर्तियों का लाभ हमें देखने को मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जुड़ेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा, हमें भरोसा है पूरा। स्थूल बीजांडकाई बीजांड में बीजांडकाय विकसित तथा बहुस्तरीय होता है। इसमें बीजाणुजनक गहराई में स्थित होते हैं। बीजाणुजनक कहाँ होते हैं? इसमें बीजाणुजनक गहराई में स्थित होती हैं।
पुष्प में जायांग मादा जनन संरचना होती है। पुष्प में जायांग मादा जनन संरचना होती है। यह सबसे भीतरी चक्र होता है। इसकी इकाइयों को अंडक कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? अंडक कहते हैं। जायांग में एक या अधिक अंडक होते हैं। जायांग में एक या अधिक अंडक होते हैं। अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है। जब स्टामेन तथा कार्पेल के बीच की संरचना लंबी दिखाई देती है, जब स्टामेन, ठीक है, और कार्पेल के बीच की संरचना लंबी दिखाई देती है तो उसे पुंजायांगधर या एंडोगाइनोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोगाइनोफोर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कहते हैं। क्लियोमा, क्लियोमा गाइनेंद्रा, क्लियोमा गाइनेंद्रा में ऐसी संरचना देखने को मिलती। प्रश्न पूछा जा चुका है। क्लियोमा गाइनेंद्रा में ऐसे प्रश्न मतलब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके पीजीटी और जीआईसी में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि टीजीटी में, एलटी में नहीं पूछा जाता, लेकिन पीजीटी जीआईसी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। हरे नारियल अर्थात कोकस न्यूसिफेरा में सफेद तरल पदार्थ केंद्र की भ्रूणपोष होता है, जिसमें द्रव भ्रूणपोष या लिक्विड सिनसाइटियम कहते हैं। इसका सफेद ठोस वाला भाग कोशिकीय भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश के दोनों ही भाग खाने योग्य होते हैं। माक्रिया, नारियल का तरल भ्रूणपोष एक ताजा और स्वास्थ्यवर्धक पेय है तथा मुक्त केंद्रक युक्त एंडोस्पर्म का एक उदाहरण उपयुक्त है। ठीक, इसमें प्रचुर मात्रा में उपयोगी खनिज तथा साइटोकाइनिन पादप हार्मोन्स पाया जाता है। यह हार्मोन्स कोशिकीय वृद्धि अति आवश्यक होता है। जब पुष्प में परागकोश से परागकण, ध्यान से देखिएगा, जब पुष्प में परागकोश से परागकण, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, उसी वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसी अवस्था में पुष्प में केवल नर परागण ही होता है, तो पर परागण ही होता है, तो प्रक्रिया में स्व अनिषेक उभयलिंगता या हार्कोगेमी कहते हैं। उदाहरण है ग्लोरियोसा और कैलोट्रोपिस। ठीक, ग्लोरियोसा और कैलोट्रोपिस में इसको देखिए, एक टर्म यहाँ पर आया है हार्क्रोग्रेमी, हार्क्रोगेमी या हैक्रोग्रेमी। ठीक है, गैमी, इसमें क्या होता है, या इसी को कहते हैं स्व अनिषेच उभयलिंगता। केंद्रकों की संख्या व उनकी व्यवस्था के आधार पर भ्रूणकोशों के 3 प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, मोनोस्पोरिक भ्रूण, जिसमें पॉलीगोनम ओइनोथेरा, कौन है? पॉलीगोनम ओइनोथेरा। बाइस्पोरिक भ्रूणपोष, जिसमें एलियम है और कौन है? एंडाइमियोन है। कौन है? एंडाइमियोन है। और इसके बाद आगे आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेट्रास्पोरिक भ्रूणपोष। इसमें कौन आ जाएगा? प्लेम्बेगो, एडेक्सा, पेनिया, पेप्रोमिया, डूसा, फ्रेटिलेरिया और प्लेबेंजेलो। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश, ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा। देखिए, सुनने में, पढ़ने में आपको ये टफ शब्द लग रहे हैं, लेकिन जब आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे ना तो टफ आसान हो जाएंगे। आपको बता दें, किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए। हमने इसको 2 भागों में बांट लिया। एक तरफ तो हमने इसको एग्जाम पॉइंट कर लिया, दूसरी तरफ एनसीईआरटी पॉइंट कर दिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी पॉइंट में भी बहुत से ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। जैसे जब इसको आप पढ़ रहे हैं, जैसे ये शब्द तो इंग्लिश के हैं लेकिन ये लिखे हिंदी में गए हैं, तो उन्हें बोलने में, उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटियां आपको समझ में आ रही है। जैसे इंग्लिश में पढ़ना होगा तो आप बहुत तेजी पढ़ेंगे प्लेम्जेलो, लेकिन जब इंग्लिश का हिंदी में लिखा जाता है ना, उसे पढ़ने में थोड़ा सा जैसे लगता है ना कि अजीब सा लग रहा है। तो ऐसा है नहीं, आप जब इसे 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। फिर ये जब एग्जाम में आता ना, समस्या ये है कि मैं इसकी हिंदी लिख सकता था, हिंदी बड़ी जटिल है।
इन शब्दों की हिंदी बड़ी जटिल है, हिंदी आसानी से लिखी नहीं जा मिल रही है। ठीक, दूसरी चीज पे अगर चले जाएं तो आपके एग्जाम में यही दे करके पूछा जा रहा है, एग्जाम में यही शब्द लिख के पूछा रहा है, जैसे डूसा दिख करके पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हमारी समस्या है कि डूसा, अगर हम डूसा को डूसा नहीं पढ़ेंगे तो हम फंस जाएंगे, इसीलिए प्रोटिलेरिया कह के पूछा जा रहा है, प्रोटिलेरिया लिख करके पूछा जा रहा है, जबकि हिंदी इसकी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, चट्टानों पे उगने वाले ऐसे कुछ। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है कि हमको इसी शब्द को इसी भाषा में पढ़ना है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 100 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप अगर इन चीज़ों को लेंगे पढ़ेंगे तो आपको काम देगा। जैसे एग्जाम पॉइंट मान लीजिए 50 एग्जाम पॉइंट है, आप पढ़ने बैठे, एग्जाम पॉइंट मोबाइल में ओपन कर लिए, एक बार दो बार पढ़ गए, फिर इसके बाद इसको लिखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए एग्जाम पॉइंट में आपको लगा कि नहीं ये वाली एग्जाम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी है, टेट्राइस पूरी ब्रॉड पोस्ट है, इस ब्रॉड पोस्ट है, ये तो इसको आपने क्या किया, लिख लिया। अब इसके बाद आपको लगा कि नहीं, यहाँ पे देखिए पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष भी दिया गया, जिसमें ये दिया गया है, चलिए ये भी अच्छा। जैसे इसमें एक आपको अपवाद यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, तो उन चीज़ों को नोट कर लेंगे। तो ऐसे क्या होगा कि आपकी एक छोटी सी डायरी तैयार होगी। एग्जाम के पॉइंट में अगर आप ट्रेवलिंग टाइम पे उसे रिवीजन कर जाएंगे तो एक बार सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हमारा मेन मोटो ये है कि हम आपको पीछे की चीज़ों के साथ, नई चीज़ों के साथ हम जोड़ के ले चलें ताकि आप बेहतर कर पाएँ। आप सब लोग टीचर हैं तो आपको, मुझे लगता है कि बेनिफिशियल होगा। बाकी आप अपनी सुझाव सलाह नीचे दे सकते हैं, ठीक है। हम इस बीच में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ये तो बात आगे बता दी है। हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर पर आ जाइए। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष एक प्रकार का मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष है, ठीक है। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष एक प्रकार का मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष है। यह 8 केंद्र की, इसमें केंद्र की संख्या कितना, 8, 7 कोष की होता है। चूंकि आवृत्त बीजों के अधिकांश पौधों में यह इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, अतः इसे सामान्य रूप से भ्रूणपोष या प्रारूपिक भ्रूणपोष कहते हैं। स्ट्रासबर्गर ने इसे सबसे पहले पॉलीगोनम डाइब्रोसा डाइब्रेटिकेटम पॉलीगोनम डाइब्रेटिकेटम में देखा था। इसी आधार पर इनका नाम पॉलीगोनम टाइप पड़ा है, ठीक है, पड़ा है। बीजांडकाय की किसी कोशिका से भ्रूणकोष निर्माण की प्रक्रिया, बीजांडकाय की किसी कोशिका से भ्रूणकोष निर्माण की प्रक्रिया एपास्पोरी कहलाती। इस क्रिया में दुगुणित अंड से सीधा भ्रूण का विकास होता है। एपोकार्पस अंडाशय में बहुत से 2 या 2 से अधिक अंडक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जबकि सिनकार्पस अंडाशय में 2 या 2 से अधिक जड़ अंडक जुड़े होते हैं, ठीक है। एपोकार्पस में स्वतंत्र होते हैं, जबकि सिनकार्पस में अंडाशय 2 या 2 से अधिक अंडाशय आपस में जुड़े रहते हैं। परागकोश की दीवार बहुस्तरीय होती है। इनमें एपिडर्मिस सुरक्षा देती है, ठीक। एंडोथीसियम विसर्जन में सहायता करती है। मध्य स्तर सुरक्षा देती है तथा इसके अलावा और क्या काम करता है, मध्य स्तर सुरक्षा देता है तथा और क्या काम करता है, अच्छा सुरक्षा देता है। और उसके बाद टेप्टम, नहीं ये कैसे छूट गया भाई, मध्य स्तर सुरक्षा देता है, ठीक। ये तो हो गया, तीनों हो गए। उसके बाद इधर आ जी, अच्छा नई पॉइंट आ गई। अच्छा फोर्थ बचा है टेप्टम। टेप्टम के बहुत से कार्य होते हैं जो कि इस प्रकार है, टेप्टम के कार्य बहुत ज्यादा हैं जो कि इस प्रकार हैं। ये विकसित होगा, ठीक है, विकसित होते हुए सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण देना। 4 होते हैं, तो टेप्टम वाली लाइन बची। टेप्टम का कई कार्य हैं तो यहाँ पर नीचे दे दिया गया उसे, तो ठीक है। टेप्टम का काम क्या है, विकसित होते हुए सूक्ष्म बीजाणुओं को पोषण देना। श्रावण और उत्सर्जन के कार्य करना, 2 काम करता है। अधिकांश एंजियोस्पर्म पौधों में पराग नलिका माइक्रोपाइल के रास्ते से बीजांड में प्रवेश करता है। पराग नलिका नर युग्मकों को बीजांड में ले आती है, जिससे निषेचन प्रक्रिया पूर्ण होती है। आइनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोष अपवाद स्वरूप 4 केंद्र की होता है। आइनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोष अपवाद स्वरूप 4 केंद्र की होता है। इसके केंद्र में केवल एक ध्रुवी केंद्रक तथा 3 केंद्र की अंडक उपकरण के रूप में होते हैं। इनमें प्रतिमुखी कोशिका अनुपस्थित होती है।
ओइनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोष तथा पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष दोनों ही मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष के उदाहरण हैं। आवृत बीजियों में मुक्त केंद्रकी विभाजन मुख्यतः भ्रूणकोष के समय होता है। ऐसे भ्रूणकोष में केंद्रकी भ्रूणकोष कहते हैं। इन पौधों में भ्रूणकोष के निर्माण के समय भी मुक्त केंद्रकी विभाजन होते हैं। बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय कहलाता है। बीजांड का मुख्य भाग क्या कहलाता है? बीजांड काय कहलाता है, जो पैराकाइमेटस काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। पैराकाइमेटस काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। यह प्रायः दो आवरणों से ढका रहता है। कुछ बीजांडों में केवल एक आवरण तथा कुछ में इसका नितांत अभाव होता है। बीजांड काय के जिस भाग से आवरण निकलता है उसे निभाग कहते हैं। दोनों आवरणों के मध्य बीजांड द्वार होता है, जिसके सिरे पर भ्रूणकोष पाया जाता है। भ्रूणकोष के दो स्वतंत्र केंद्रक और छह नग्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। निभाग की ओर स्थित तीन कोशिका को प्रतिमुख कोशिका तथा बीजांड की ओर स्थित तीन कोशिकाओं को एग एपरेटस, इसके बीच वाली कोशिका अंड तथा किनारे वाली कोशिका को सहायक कोशिका तथा बीच में स्वतंत्र रूप से दो केंद्रक पाए जाते हैं। स्वतंत्र केंद्रक होते हैं जो परस्पर मिलकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। नर युग्मक और अंड का संयुग्मन निषेचन कहलाता है। जब परागनलिका अंड द्वार से होकर के निषेचन संपन्न करती तो इसे बीजांड द्वारी प्रवेशी निषेचन, और जब परागनलिका निभाग की ओर से प्रवेश करती तो इसे निभागी निषेचन या चैलेजोगैमी कहते हैं। उदाहरण है आपका कैजुराइना। कौन है? कैजुराइना। बीजांड द्वार तथा निभाग की पारस्परिक स्थिति के आधार पर परिपक्व बीजांड 5 प्रकार के होते हैं। रिज अर्थात आर्थ्रोट्रोपस, प्रतीक अर्थात एनाट्रोपस, वक्र अर्थात कंपाइलोट्रोपस, और उसके बाद है आपका क्या कहते हैं यहाँ पे अनुप्रस्थ अर्थात एम्पीट्रोपस, अर्ध प्रतीत अर्थात हेमी एनाट्रोपस। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनने वाले चारों परागकण जब आपस में जुड़े रहते हैं तो इसे स्वतंत्र परागकण कहते हैं। उदाहरण है ड्रोसेरा, टाइफा, एलोडिया और एनोना। फाइकस एक आवृतबीजी पौधा है। जब द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म का अद्वितीय लक्षण है। साइकस, पाइनस तथा नीटम जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। हालांकि कुछ जिम्नोस्पर्म पौधे जैसे नीटम में भी द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम एस.जी. नवासिन द्वारा लिलियम मार्टेंगन एंड फर्टिलेरिया टेनेला में देखी गई थी। लघु बीजाणु द्वारा उत्पन्न दो में से पुमड़ का भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका से संयोजन को निषेचन कहते हैं। दूसरे पुमड़ का भ्रूण कोश में द्वितीयक केंद्रक के संयोग को त्रिसंलयन कहते हैं। भ्रूण कोश में निषेचन तथा त्रिसंलयन होने को द्विनिषेचन कहा जाता है। निषेचन से जाइगोट भ्रूण तथा त्रिसंलयन से भ्रूणकोश विकसित होता है। जब अगुणित मादा युग्मकोद्भिद की कोई एक कोशिका बिना निषेचन के सीधे बीजाणुद्भिद का विकास करती तो इसे एपोगैमी कहते हैं। इसकी जानकारी सर्वप्रथम फार्लो ने 1874 ईस्वी में दी थी। किसने? फार्लो ने 1874 ईस्वी में दी थी। एपोगैमी शब्द को डी वेरी ने 1878 ईस्वी में दिया था। वर्ष 1964 में पी माहेश्वरी योंग शिप्रा गुहा द्वारा धतूरा इनेक्सिया, जिसे धतूरा ही कहते हैं, धतूरा इनेक्सिया के परागकोश का संवर्धन किया गया। इस तकनीकी से अगुणित पौधों का विकास किया जाता है। पी महेश्वरी को भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कुछ पौधों के बीजों में बीजांड काय का कुछ भाग बचा रह जाता है, जो भ्रूणपोष के बाहर एक पतली परत के रूप में होता है। इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। उदाहरण है अरंड, काली मिर्च, चुकंदर आदि।
मक्के के दाने में एंडोस्पर्म की बाह्य परत को एलोरान परत कहा जाता है। क्या कहते हैं? मक्के के दाने में एंडोस्पर्म की बाह्य परत को एलोरान परत भी कहते हैं, जो प्रोटीन युक्त होता है। एंडोस्पर्म की अंतः परत स्टार्च युक्त होती है। परागकोशा पुष्प के पुंकेसर का भाग परागकोशा पुष्प के पुंकेसर का भाग होता है। परागकोशा की दीवारों में प्रारंभिक अवस्था में दो स्तर होते हैं। पहला स्तर होता प्राथमिक भित्तीय स्तर तथा दूसरा स्तर होता प्राथमिक बीजाणु का स्तर। प्राथमिक भित्तीय स्तर से इनकी दीवारों में विभिन्न स्तरों का निर्माण होता है, जिससे एंडोथीसियम, मध्य स्तर एपिडर्मिस तथा टेप्टम तथा प्राथमिक बीजाणु का स्तर में सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। परागकोश की भित्ति को एंडोथीसियम में उपस्थित फाइब्रस बैंड परागकोश की भित्ति की एंडोथीसियम में उपस्थित फाइब्रस बैंड अल्फा सेलुलोज के बने होते हैं। अल्फा सेलुलोज ज्यादा स्थायी होता है, तब इसमें उच्च श्रेणी का बहुलकीकरण पाया जाता है। अल्फा सेलुलोज की प्रकृति जलग्राही होने के कारण परागकोश के प्रस्फुटन में आसानी होती है। बाह्य दल यौन दलपुंज के मध्य दीर्घित पुष्पासन वृंत को एंथोफोर कहते हैं। एक संघी पुंकेसर गुड़हल की विशेषता है। यह मालवेसी कुल का पौधा है। जब पुष्प का पुंकेसर उसके जायांग से संयुक्त होता है तो उसे गायनेंड्रस अवस्था कहते हैं। यह गाइनोस्टीमियम या गाइनोकोस्टीजियम प्रकार का हो सकता है। गाइनोस्टीजियम अवस्था वह है जब पुंकेसर जायांग के वर्तिका व वर्तिकाग्र की सतह से संयुक्त होता है। उदाहरण एस्क्लेपिडेसी कुल आदि। गाइनोस्टियम अवस्था में पुंकेसर व जायांग से पूर्ण संयुक्त होकर के एक अकेली संरचना के रूप में दिखाई देती हैं। उदाहरण आर्किडेसी, एरिस्टेलोचिएसी तथा स्टाइलिडिएसी। जब पुष्प तलाभिसारी क्रम में होते हैं, अर्थात जब पुष्प ससीमाक्षी कहलाता है, तब पुष्प क्या कहलाता है? ससीमाक्षी कहलाता है, जिसमें पुराने पुष्प शीर्ष पर जबकि नए पुष्प तल पर स्थित होते हैं। उदाहरण है आपका कैलोट्रोपिस, ड्रोसेरा, जैस्मिन, बिगोनिया आदि। आवृतबीजी पौधों में बीजावरण का विकास अध्यावरण से होता है और बीजांड में बीज का विकास होता है। बीजांडकाय तथा निभाग प्रायः नष्ट हो जाते हैं। एक बीजपत्री पौधे में एक बीजपत्र होता है जो ढाल के आकार का होता है, जिसे एस्केटुलम कहते हैं। कह रहा है कि एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्र होता है जो ढाल के आकार का होता है, जिसे स्केटुलम कहते हैं। भ्रूणकोश आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद होता है। यह एक 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना है जो इस प्रकार है। सिनर्जिड कोशिका 2 माइक्रोपाइलर सिरे पर होती हैं। अंडकोश का 1 माइक्रोपाइलर सिरे पर होती है। एंटीपोडल कोशिकाएं 3 जो चैलेजल सिरे पर होती हैं। केंद्रकी कोशिका 1 जो कि मध्य में होती है। सिनर्जिड कोशिकाएं दीर्घाकार होती हैं जबकि अंड कोशिकाएं अंडाकार होती हैं। तंतु रूप उपकरण आवृतबीजी पौधों के भ्रूणकोश में उपस्थित सहायक कोशिकाओं में पाया जाता है। ए मोटी और स्पष्ट संरचना है जिसके अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। यह भ्रूणकोश के माइक्रोपाइल छिद्र की तरफ पाई जाती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य सहायक कोशिकाओं से अंड की तरफ परागनली के प्रवेश को गाइड करना होता है। भ्रूणकोश गुरुबीजाणुधानी की भित्ति से घिरा होता है। बंद पुंकेसर को समांतर स्टेमिनोड कहा जाता है। बंद पुंकेसर को समांतर स्टेमिनोड कहा जाता है। परागकोश पुष्प पुंकेसर में होता है। यहाँ पर पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं जिनसे अर्धसूत्री विभाजन होता है, वह परागकण बनते हैं, जबकि विकल्पों में अन्य संरचनाओं में केवल सूत्री विभाजन होता है। बीज चोल पर परागकणों के प्रभाव को मेटाजीनिया कहते हैं।
फलों का आकार व परिपक्वन समय परागकणों पर निर्भर करता है। भ्रूण तथा भ्रूणपोष हार्मोन स्रावित करते हैं जो कि बीज चोल से विसरित हो जाता है और बीज चोल एक विशिष्ट प्रभाव प्रदर्शित करता है। भ्रूणपोष पर परागकणों का प्रभाव जीनिया कहलाता है। फाइकस में हाइप्लेन्थोडियम पुष्पक्रम होता है जिसमें 3 प्रकार के पुष्प होते हैं, नर, मादा और गाल। नर पुष्प ऊपर, मादा पुष्प नीचे तथा गाल पुष्प मादा पुष्प नीचे तथा बीच में गाल पुष्प पाए जाते हैं। कीट इसके गाल पुष्प में अंडे देते हैं और विकसित होने के बाद जब वह वयस्क में रूपांतरित होता है तो वह पुष्पक्रम के छिद्र द्वारा बाहर निकलता है। यह ऊपरी भाग में नर पुष्पों से परागकणों में ले जाता है तथा जब दूसरे पुष्पक्रम में प्रवेश करता है तो वहां दूसरा मादा पुष्प को परागित करता है। भ्रूणकोश आवृत बीजों का स्त्री युग्मकोद्भिद होता है। इसके अंदर एक अपरेटस होता है जिसमें एक अंडकोशिका तथा सिनर्जिड्स होते हैं। अंडकोशिका के निषेचन से भ्रूण बनता है। लीची का एरिल फ्यूनिकल के अतिवृद्धि से बचने वाला भाग अर्थात तृतीय ओव्यूल कवच होता है। यह खाने योग्य होता है। यह बीज के विसर्जन में भी सहायक होता है। वर्तिकाग्र की ओर परागकणों का आकर्षण कीमोटैक्टिक प्रभाव के कारण होता है। वर्तिकाग्र की सतह पर उपस्थित स्राव में अनेक लिपिड्स, शर्करा, रेजिन, एंजाइम आदि उपस्थित होते हैं जो परागकण के अंकुरण के लिए अच्छा माध्यम प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आज आपका एक एग्जाम पॉइंट नंबर 14 कंप्लीट होता है। इस श्रृंखला लगातार आपकी चलती रहेगी। अगला वीडियो आपका एग्जाम पॉइंट नंबर 15, 16, 17 इस प्रकार से आता रहेगा। तो आप देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।